अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने लगे हैं वो है जी ओरल आर्गूमेंट्स के बारे में, जिसको आसान अल्फाज में हम बहस कहते हैं। यानी जो वकला अदालतों में बहस करते हैं, जो अपने ओरल आर्गूमेंट्स देते हैं, जो अपने दलाइल देते हैं, आज उन वो दलाइल, वो बहस, वो ओरल आर्गूमेंट्स जो हैं उसको उसके बारे में जो है वो हम बेहतरीन प्रिंसिपल्स और असूल जो हैं वो बताने लगे हैं। ये वाले जो प्रिंसिपल्स या ये जो असूल हम बताने लगे हैं, ये हमने बहुत सारी इंटरनेशनल बुक्स जो हैं उनको रीड आउट करके जो जूरिस्ट ने बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं वो आज हम आपके सामने रखने लगे हैं। ठीक है जी। तो जो केस है एक वकील का जिसके अंदर उसने जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन करनी होती है अदालतों के सामने, तो उसमें जो उसका ओरल आर्गूमेंट होता है, जो उसके दलाइल होते हैं, जो उसकी बहस होती है, वो एक मरकजी रोल प्ले करती है। इसी बहस के ऊपर जो है उसने अपने केस को एक जो है वो मंतकी नुक्ता की तरफ लेके जाना होता है। ठीक है जी। और यही वो उसकी ओरल आर्गूमेंट्स होते हैं जो कि उस केस जो कि कन्विक्शन और इक्विटल की तरफ जाते हैं। तो ये जो है ओरल आर्गूमेंट्स या जो हमारी बहस है ये इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। फिर इसके बाद हम अपने यंग लॉयर्स के लिए जो है वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 मंथ्स का ला रहे हैं, जिसमें हम अपने लॉयर्स को जो प्रैक्टिस के बेहतरीन असूल हैं, जो प्रैक्टिस के स्टेजेस हैं, चाहे वो सिविल है, क्रिमिनल है या फैमिली है या अदर देन है, कॉर्पोरेट के मामलात हैं, तो हम उनको तमाम बेसिक्स जो है वो सिखाने और समझाने लगे हैं। तो जल्द अज जल्द जो है वो आप इस प्रोग्राम में शामिल हों ताकि आप ये जो है सालों की जो आपकी जो होती है फाइलें उठाने की जो परेशानी है वो इंशाल्लाह अजीज हम 3 मंथ्स के अंदर इसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि एक वकील जो है वो अच्छी बहस जो है वो कैसे कर सकता है। इसके लिए जो है हमने 9 असूल आपको दिए हैं। इन 9 असूलों को सामने रखिएगा और आज के बाद जो अपने ओरल आर्गूमेंट्स हैं, जो अपनी बहस है, इन्हीं असूलों के ऊपर जो है वो आप अपनी अदालतों में पेश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं जी प्रिंसिपल्स फॉर ओरल आर्गूमेंट्स। नंबर 1 है डेवलप अ क्लियर स्ट्रॉन्ग प्लीजेंट वॉइस। तो सबसे पहला जो हमारा मरहला है जी वो है जी आवाज के बारे में। जब भी आप ओरल आर्गूमेंट्स दें या आप अपनी बहस करें तो आपकी आवाज जो है वो कैसी होनी चाहिए, सबसे पहला असूल हम आपको ये समझाने लगे हैं। ठीक है जी। पहला जो इसके बारे में जूरिस्ट कहते हैं कि इट डज नॉट कम नेचुरली। अपनी आवाज को जो है वो ऊंचा करना या अपनी आवाज को स्लो करना या फ्लुएंटली बोलना ये आपका नेचुरल नहीं है। ठीक है जी। तो ये नेचुरल नहीं है तो फिर क्या है, वो कहते हैं जी रिक्वायर प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। अगर आप अपनी आवाज को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग, क्लियर और प्लीजेंट रखना चाहते हैं या अच्छी जो है वो आवाज रखना चाहते हैं तो इसके लिए जो है वो आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जो है बार बार इसको एक्सपीरियंस करें। तो अब ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से जो है वो क्या वो मुराद लेते हैं, तो वो कहते हैं जी हियर अ रिकॉर्डिंग ऑफ योर वॉइस। अपनी आवाज की जो है वो रिकॉर्डिंग जो है, अपनी आवाज या अपना जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुने। ठीक है जी। कोई भी आपने बहस करनी है तो बहस से पहले जो है वो आप अपना एक उस बहस से मुतल्लक अपना लेक्चर रिकॉर्ड करें। आज के दौर के अंदर जो है वो इसको वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर लिखें और देखें कि आप किन मामलात के अंदर जो है वो आपकी आवाज कब कब आ रही है, कहाँ पे आप बहुत ज्यादा तेज बोल गए हैं, कहाँ पे आप स्लोली बोले हैं। तो इस चीज को एक्वायर करने के लिए, इस चीज को हासिल करने के लिए कि आपकी आवाज कैसी है, क्लियर है, प्लीजेंट है या स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा लाउड है या स्लो है, तो इसके लिए अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें और बार बार रिकॉर्ड करें, बार बार सुने और अपनी जो है वो उसके अंदर गलतियां निकालें।
फिर वो कहते हैं जी कि बेस्ट वॉइसेस इन द कोर्ट रूम। कोर्ट रूम में जो है वो सबसे बेहतरीन आवाज किसे कहा जाता है? तो इसके लिए वो तीन जो है वो हमें चीजें समझाते हैं। कहते हैं जी नॉट बीइंग टू लाउड, आपकी जो आवाज है वो कमरे अदालत में बहुत ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए, ना वो बहुत ज्यादा स्लो हो और ना ही बहुत ज्यादा लाउड हो। आपका और आपके जो है वो ऑनरेबल जज का जो फासला है, उस फासला को देखते हुए आपने अपनी आवाज को जो है वो मेंटेन रखना है। पहले तो कहते हैं कि इस चीज को जो है वो आप अदालत के अंदर कंसिडर किया करें। दूसरा कहते हैं फुल एंड रिच वॉइस, आपकी जो वॉइस है वो फुल और रिच होनी चाहिए। अब फुल से क्या मुराद कहता है? फुल से मुराद वो लेता है विद इन रेंज, आपकी जो आवाज है वो विद इन रेंज होनी चाहिए। विद इन रेंज से मुराद क्या है कि आपका जहां पे आप स्टैंडिंग है, जहां पे आप खड़े हैं और आपके जो जज साहब हैं उनके दरमियान कितना फासला है। अगर फासला ज्यादा है तो अपनी आवाज को ऊंचा रखें, अगर फासला कम है तो अपनी आवाज को उतना ही जो है वो स्लो यानी लो रखें। इसके बाद वो कहते हैं जी रिच, फुल भी हो यानी विद इन रेंज हो, एंड रिच और रिच हो, आपकी आवाज जो है वो रिच होनी चाहिए। सो रिच से मुराद क्या कहते हैं? कहते हैं कि खूबसूरत अल्फाज का चुनाव। खूबसूरत अल्फाज का चुनाव जो है उसे हम कहते हैं रिच वॉइस, या एक ये कंसेप्ट। दूसरा है जी एग्जैक्ट वर्डिंग। रिच को कहते हैं, रिच वॉइस को कहते हैं एग्जैक्ट वर्डिंग। अब एग्जैक्ट वर्डिंग से हम क्या मुराद लेते हैं? देखें, अगर आपका कोई सिविल सूट है तो उसके अंदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरह जब आप अपील में जाते हैं तो एप्लेंट, एपिलेंट और रिस्पोंडेंट का कॉन्सेप्ट होता है। इस तरह जब आप रिट में जाते हैं तो वहां पे पिटिशनर और आपका किसका कॉन्सेप्ट होता है? रिस्पोंडेंट का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये बातें जो हैं वो आपने कोर्ट के अंदर याद रखनी है। ये आपकी वॉइस का जो है वो एक बेहतरीन अंदाज होना चाहिए, यानी अल्फाज का चुनाव और एग्जैक्ट वर्डिंग। एग्जैक्ट वर्डिंग में हम यूं भी समझते हैं कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि डेली रूटीन में कोर्ट्स में बोले जाते हैं। मसलन एक लफ्ज है कॉन्ट्रैक्ट, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो हम ट्रीटी भी बोलते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को कभी कभी कोई जो है उसको एग्रीमेंट कह देता है। तो आपने देखना है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में तो बहुत फर्क है और ट्रीटी में बहुत फर्क है। ठीक है जी, तो वहां पे आपकी एग्जैक्ट वर्डिंग जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरी वो बात कहते हैं कि कोर्ट रूम की जो तीसरी बेस्ट वॉइस है वो है जी इजी टू लिसन और इजी टू हियर। जो जज साहिब हैं या जो आपकी ऑडियंस है वो जो आपकी आवाज को बहुत आसान तरीके से जो है वो समझ सके, बहुत आसान तरीके से जो है वो आपकी आवाज को सुन सके। अब इसके लिए भी उन्होंने बताया है कि कैसी वॉइस जो है वो इजी टू हियर होती है या इजी टू लिसन होती है। उसमें कहते हैं नॉट टू स्पीक टू क्विकली, नॉट टू स्पीक टू क्विकली और स्लोली। अपनी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा तेज ना रखें और अपनी आवाज जो है बहुत ज्यादा स्लो ना रखें। ठीक है जी, एक असूल ये है। दूसरा कहते हैं इंप्रूव योर ब्रीथिंग, अपनी जो सांस है इसको अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है, तो सांस अच्छा कैसे होती है? बार बार बोलने से, बार बार उसकी प्रैक्टिस से। तो फिर मैं कह रहा हूं कि वो कहते हैं इजी टू लिसन। इजी टू लिसन में पहला कहता है टू क्विकली और नॉट टू क्विकली एंड नॉट टू स्लोली। और फिर तीसरा उन्होंने कहा इंप्रूव योर ब्रीथिंग, अपनी ब्रीथिंग, अपना सांस जो है वो इसको इंप्रूव करें। जो कि सांस बेहतर होगा तो आप बेहतरीन फ्लुएंटली जो है वो किसी बात को कर सकेंगे और अपना जो सेंटेंस है, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे अंदाज से पहुंचा सकेंगे। ठीक है जी। फिर स्ट्रॉन्ग पोस्चर, स्ट्रॉन्ग पोस्चर वाइल डिलीवरिंग योर आर्गुमेंट्स। आप जो है वो जहां पे खड़े हैं तो पोस्चर्स भी जो हैं वो बड़ा किरदार अदा करते हैं आपकी वॉइस के अंदर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप ऐसे अंदाज से खड़े हैं कि आपकी आवाज जो है वो बेहतरीन अंदाज से नहीं निकल रही। ठीक है जी, तो अपना पोस्टर जो है जहां पे आप अपने रोस्ट्रम के ऊपर खड़े होते हैं वहां पे आप अपनी पोजीशन को बेहतरीन अंदाज में करें ताकि आपकी आवाज जो है वो आसानी से जो है वो आगे पहुंच सके। ठीक है जी। सो मैंने बता दिया है बेस्ट वॉइसेस इन द कोर्ट रूम, तो 3 मैंने इसके कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद है जी
कॉन्सेप्ट है मोनोटोन का। मोनोटोन का मतलब होता है कि आप एक ही आवाज में कभी भी अपने आर्गुमेंट्स जो हैं वो ना दिया करें, ठीक है। नॉट टू फॉरवर्ड आर्गुमेंट्स इन मोनोटोन। मसलन आप मुसलसल जो है वो लाउडली बोलते जा रहे हैं, या मुसलसल क्विकली बोलते जा रहे हैं, या मुसलसल स्लोली बोलते जा रहे हैं, तो एक अंदाज से ये भी समझा करें कि लॉयर जो है वो किसी एक्टर से कम नहीं है। यानी लॉयर्स की जो वॉइस है, लॉयर का जो पोस्चर है, लॉयर का जो अंदाज है, वो एक एक्टर के बराबर होता है। कभी आपने जो है वो अपनी आवाज को स्लो रखना होता है, कभी अपनी आवाज को थोड़ा लाउड करना होता है, कहीं आपने अपने जेस्चर जो है वो ऐसे शो करने होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप मैनेज करेंगे। तो कभी भी एक ही आवाज में जो है वो अपने आर्गुमेंट्स ना दिया करें। कहीं पे स्लो भी होना है, कहीं पे तेज भी होना है, और कहीं पे लाउड भी होना है, ठीक है जी। तो वो क्या कहते हैं यूज इन्फ्लिक्शन। यूज इन्फ्लिक्शन यानी आवाज में तब्दीली पैदा करते रहें। फिर है जी आर्गुमेंट्स मस्ट फ्लो फ्लुएंटली। आपके जो आर्गुमेंट्स हैं वो फ्लुएंटली जो है वो आपने देने हैं, उसके अंदर किसी किस्म का कोई पॉज नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कोई वक्फा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने आर्गुमेंट्स में जो है वो कोई वक्फा देते हैं तो यार ये कॉन्सेप्ट जो है आपका ये डेवलप होता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो अपने आर्गुमेंट्स को यानी अपनी आवाज को फ्लुएंटली जो है वो बयान करना है, ताकि एक कॉन्सेप्ट जा सके कि आप एक ने अपनी बहस जो है, अपने और आर्गुमेंट्स जो है वो बेहतरीन अंदाज से तैयार किए हुए हैं। फिर चलेंगे, वो कहते हैं जी अवॉइड टू इरिटेट द माइंड ऑफ द जज बाय विस्परिंग और बाय मम्बल्स। ठीक है, दो लफ्ज है, विस्पर्स और मम्बल्स। कहते हैं कि कभी भी अपनी आर्गुमेंट्स को जो है वो इस तरह ना बयान करें जैसे कोई आपके कान में आपकी कोई बात बता रहा है, या आप किसी से कोई बात पूछ रहे हैं। ऐसा होता है कि जब आप बीइंग अ लॉयर अपने आर्गुमेंट्स जो है वो फॉरवर्ड कर रहे होते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती, तो आप पूछ रहे होते हैं साथ वाले से, या आपने जो है वो क्लाइंट से ये बात पूछ रहे होते हैं, तो ये किसी भी सूरत जो है वो आपका जेस्चर काबिल कबूल नहीं है। ये इरिटेट करता है माइंड ऑफ द जज को या माइंड ऑफ द लिसनर को। ठीक है जी। फिर इसके बाद मम्बल्स का जो है वो कॉन्सेप्ट आता है। तो वो मम्बल्स से क्या मुराद है, यानी कप कपाती हुई आवाज नहीं होनी चाहिए आपकी आवाज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लफ्ज में लिखा है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग से मुराद ये है कि जो नॉर्मल जिंदगी में आप रहते हैं, आपकी आवाज में जो वहां पे स्ट्रॉन्गनेस रहती है, तो वहां आप अपनी आवाज में किसी भी सूरत जो है वो कपकपाहट या कंफ्यूज्ड लैंग्वेज यूज ना करें। ठीक है, तो यहां पे असूल क्या हम दे रहे हैं कि विस्परिंग से गुरेज करें और मम्बल्स यानी कंफ्यूज्ड वॉइस से परहेज करें। इसके बाद ही स्पीक कंफर्टेबली। स्पीक कंफर्टेबली, अपना जो बोलने का अंदाज है वो बड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये होता है कि इस अंदाज से या इस तरीके से बोला जाए कि जज जो है वो आपकी आवाज को समझने के लिए उससे बहुत ज्यादा कोई कान ना लगाने पड़े, या बड़ी ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े आपकी आवाज को सुनने के लिए। अगर उसको आपकी आवाज को सुनने के लिए एफर्ट करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप कंफर्टेबली जो है वो स्पीक नहीं कर रहे। तो हमेशा याद रखना है आपकी स्पीक जो है, आपकी स्पीच जो है, आपकी जो वॉइस है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। यानी जिससे आप मुखातिब हैं उसको बहुत ज्यादा मेहनत से आपकी आवाज की अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं करनी पड़ रही, वो आसानी से आपकी आवाज को सुन रहा है और अंडरस्टैंड कर रहा है। इसमें हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा लाउड बोलेंगे तो वो इरिटेट होगा, हो सकता है वो आपकी आवाज ही ना सुने। बहुत ज्यादा स्लो बोलेंगे तो फिर भी नहीं। तो एक नॉर्मल रेंज के अंदर जो है, नॉर्मल पिच के अंदर आपने अपने आप को जो है वो रखना होता है। इसके बाद है जी डेमोस्थेनीज। डेमोस्थेनीज एक बड़ा लफ्ज है जी, डेमोस्थेनीज, ये एक पूरा लफ्ज है डेमोस्थेनीज। ये जो है इसे कहते हैं हम कि स्पीच बाय स्पीच, यानी जो आप आर्गुमेंट्स दे रहे हैं वो महज एक तकरीर है, उसके अंदर जो किसी किस्म की कोई मटेरियल जो है वो चीज आप बयान नहीं कर रहे।
आपकी जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। यानी आप सिर्फ एक तकरीर कर रहे हैं, आपके आर्गुमेंट्स के अंदर कोई जान नहीं है, आपके आर्गुमेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आपके आर्गुमेंट्स जो हैं वो जो माइंड ऑफ द जज है उसको अरेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो ऐसी आवाज जो है इसको हम कहते हैं डेमोस्थेनीज, यानी वो डेड है, यानी वो आवाज बहुत ज्यादा अफेक्टिव नहीं है। तो आपकी आवाज जो है वो अफेक्टिव होनी चाहिए, अफेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है जी। कि आपके जो जो अल्फाज हैं वो इतने ज्यादा मटीरियल होने चाहिए कि जज जो है वो इसको बड़े अच्छे और एहसन अंदाज से सुन रहा है। ठीक है जी। तो ये पहला असूल हमने दे दिया है, डेवलप अ क्लियर स्ट्रॉन्ग एंड प्लीजेंट वॉइस, इसको याद रखिएगा। दूसरा है जी, रिमूव योर आर्गुमेंट्स ऑफ ओन्स, अर्स एंड आस। इसको मैं कहता हूं यहां रुकना ठीक नहीं है। जब आप ओरल आर्गुमेंट्स कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा चीजों के अंदर आपको नहीं रुकना, आपने स्टॉप नहीं करना, आपने पॉज नहीं देना। यहां पे आपने किसी किस्म की ये चीजें क्रिएट नहीं करनी है अपने आर्गुमेंट्स के अंदर। मसलन एक लफ्ज है ऑज, तो बाज़ औक़ात जो है वो लोग अपने आर्गुमेंट्स देते हुए वकला कहते और इस तरह का वो हो जाते हैं। जैसे आपने अक्सर जो है वो सुना होगा, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं शेख रशीद साहब जो है वो अक्सर जो है वो अड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, जिसको आप कहते हैं। तो अटकना नहीं है अपनी आर्गुमेंट्स के अंदर। ये वाली जो चीजें हैं ना जी, ये आपके जज जो है उसको कॉन्सेप्ट देती हैं कि आपकी तैयारी ठीक नहीं है, आप जो है वो फुली प्रिपेयर नहीं है। तो प्रेपरेशन इज एवरीथिंग, प्रेपरेशन ही तो सारी चीज है। अगर आप इस तरह अटक रहे हैं, आपकी आवाज जो है वो या आवाज के अंदर जा रही है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट जा रहा है कि आपकी तैयारी ठीक नहीं है। तो कभी भी जो है आपने ये चीजें अपने ओरल आर्गुमेंट्स के अंदर या बहस के अंदर कभी भी नहीं लानी। ठीक है जी। तो इसको कहते हैं अवॉइड ऑकवर्ड पॉजेज, अवॉइड ऑकवर्ड पॉजेज। ये ऑकवर्ड पॉजेज होते हैं, यानी इन वक्फों के ये जो चीजें आप करते हैं ये ऑकवर्ड होती हैं, इनको जो है वो किसी भी तरह ओरल आर्गुमेंट्स के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो इनसे आपने महफूज रहना है। ठीक है जी। और ये वाली जो चीजें होती है ना, ये तीन जो मैंने कहना जो आप अटक जाते हैं, वो जो है वो लेस कॉन्फिडेंट करती हैं। ठीक है जी। वो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता जाता है। ठीक है जी। फिर ब्रेक अप द फ्लो ऑफ स्पीच, तो ये आपके जो ब्रेक ऑफ द फ्लो ऑफ द ओरल आर्गुमेंट्स, ओरल आर्गुमेंट्स का जो फ्लो होता है उसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है जी। फिर ये एक और इनसे नुकसान ये होता है कि ये क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग। ये आप जो अंडरस्टैंडिंग होती है आपका और आपके लिसनर यानी जो एडवोकेट है और जो जज है उसके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग का जो कनेक्शन बन जाता है उसको ब्रेकअप कर देता है। तो इसको किसी भी सूरत जो है वो डियर स्टूडेंट जो है वो आपने कभी भी जो है वो ऐसे ऐसे फेल ऐसे एक्ट्स जो हैं आपने ओरल आर्गुमेंट्स या बहस में कभी भी नहीं करने। ठीक है जी। तो ये क्या होता है, ये एक जो है वो जो कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप कर देता है आपके लिसनर या आपके जज के माइंड के अंदर कि आपकी तैयारी ठीक नहीं है। चलते हैं, लर्न द वैल्यू ऑफ पॉजिंग ओकेजनली एट अप्रोप्रिएट पॉइंट्स। यहां पे मैं कहता हूं कि यहां पे रुकना ठीक है, यहां पे रुकना ठीक नहीं था जब ये सूरत हाल चल रही है। तीसरे में मैं कह रहा हूं कि यहां पे रुकना जो है वो ठीक होता है, यहां पे आपको रुकना चाहिए। अब कैसे रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड कीजिएगा। पहला मैं कहता हूं यूज द पॉज, पहला कॉन्सेप्ट इसमें समझे, यूज द पॉज। मसलन देखेंगे कुछ ऐसे अल्फाज हैं जहां पे आपने जिनको आपने दबाना है, यानी जिनको आपने जो है वो जिनके ऊपर जोर देना है, जिनके ऊपर थोड़ा सा पॉज आपने देना है। मसलन एक लफ्ज है विच, ये एक लफ्ज है जहां पे भी आप बोलेंगे, आप ओरल आर्गुमेंट्स कर रहे हैं तो ये लफ्ज बोल रहे हैं विच, या आप अपनी एविडेंस पढ़ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं विच। इसके अलावा आफ्टर ऑल, इसके अलावा वेयर, इसके अलावा सर्टनली, श्योरली। तो ये कुछ ऐसे अल्फाज मौजूद हैं
कि जिनके ऊपर आपने जोर देना होता है ताकि वो आप माइंड ऑफ द जज को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, तो यहां पे थोड़ा पॉज देना चाहिए। आगे चले, कॉमास। जहां पे भी आप पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, अपनी कोई एविडेंस पढ़ रहे हैं, वहां पे अगर कोई कॉमास का कॉन्सेप्ट आ गया है तो कॉमा के ऊपर थोड़ा सा रुक जाए, उसे बताएं कि ये जो सेंटेंस है अभी चल रहा है, कॉमास का पूरा कॉन्सेप्ट दें। फिर इसके बाद सेंटेंसेस, एक पूरा जब सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो थोड़ा रुका करें ताकि जो जज है वो आपके सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर सके कि आपने ये जो लाइन पढ़ी है इसका मतलब क्या है। तो जहां पे फुल स्टॉप आ जाता है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, वहां पे भी थोड़ा पॉज या रुकना चाहिए। इसके बाद पैराग्राफ्स, एक पूरा आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो जहां पे पैराग्राफ खत्म हो जाता है तो वहां पे भी थोड़ा रुका करें ताकि जो आपके ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, जो जज है, जस्टिस साहिबान है, उस पूरा पैराग्राफ को जो है वो पढ़ सकें और आप भी उसको पढ़ के अच्छे तरीके से समझा सकें। यहां पे आपको रुकना चाहिए। फिर दूसरी चीज है, कुछ होते हैं जी स्ट्रेटेजिक पॉजेस। स्ट्रेटेजिक पॉजेस होते हैं। स्ट्रेटेजिक पॉजेस जो होते हैं, यहां पे क्या है जी कि कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और इसके अलावा जहां पे आपने कोर्ट की इंटेंशन को जो है अटेंशन को आपने अट्रैक्ट करना होता है, खींचना होता है, उन चीजों के ऊपर फोकस करना होता है। मसला आपको बहुत अहम जो है वो एविडेंस पढ़ रहे हैं और जो आपके हक में है, ये भी बात याद रखा करें, जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर है, जो आपको फेवर कर सकता है, तो उस पॉइंट के ऊपर जो है वो रुका करें, ठीक है। उस पॉइंट के ऊपर रुकेंगे तो वो जो रुकना होगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बेनिफिटेड होगा आपके लिए। वो जज की जो अटेंशन है उसको अट्रैक्ट करेगा कि आप यहां पे आप रुके हैं तो इसका कोई मतलब है, या आप ये कह भी सकते हैं जनाब ये जो है वो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जहां पे स्ट्रेटेजिक पॉजेस जो होते हैं उनको हम कहते हैं जी इंपॉर्टेंट आइडियाज के ऊपर रुकना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर रुकना, इंपॉर्टेंट एविडेंसेस के ऊपर रुकना, ठीक है जी। जहां पे आप चाहते हैं कि कोर्ट की जो अटेंशन है वो यहां पे आप जो है उसको अट्रैक्ट भी करें, अरेस्ट भी करें, ठीक है। तो यहां पे आपको रुक जाना चाहिए। ये स्ट्रेटेजिक पॉजेस होते हैं, ठीक है जी। फिर क्या है कि कुछ ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं कि आप यहां पे रुकें, यहां पे रुकने से क्या होता है कि जज साहिबान जो हैं वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं, इस चीज को क्लियर कर सकते हैं अपने माइंड में। तो ये आंसरिंग क्वेश्चन का जो इन्विटेशन है वो यहाँ पे क्रिएट होता है, जो कोर्ट और लॉयर के जो माइंड है उनको बिल्कुल जो है वो क्लियर कर देता है, ठीक है। फिर इसके बाद है कि जो आपने कहा है, ये अगर आप पॉजेस लेते हैं तो जो आपने कहा है वो दूसरे के माइंड में बड़ी क्लियर हो जाती है बात कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद ही अगर कोई कोर्ट का इस बारे में सवाल हो तो आप उसके ऊपर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी मास्टर द प्रीफर्ड प्रोनाउंसिएशंस। अब है जी प्रोनाउंसिएशन, ये बहुत बड़ा मसला है जी प्रोनाउंसिएशंस। अल्फाज को अच्छे अंदाज से कैसे पढ़ना है, इंग्लिश की वर्डिंग को, लीगल टर्म्स को, है ठीक है जी, और प्रॉपर नेम्स जो हैं जैसे प्लिंटिफ है, डिफेंडेंट है, रिस्पोंडेंट है, पिटिशनर है, अदर देन जो है वो जो नेम्स आ जाते हैं पार्टीज के, ठीक है, उनको, या जो लीगल टर्म्स उसके अंदर यूज होती हैं, अपील है, रिवीजन्स हैं, अदर देन बहुत ज्यादा लीगल टर्म्स हैं, इनको आपने पढ़ना है, या इंग्लिश का कोई वर्ड देना है तो हमेशा याद रखिएगा प्रोनाउंसिएशन जो है वो आप कोर्ट के माइंड के अंदर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो नॉलेज है वो जो है वो बड़ी तेजी से अट्रैक्ट करता है। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि जो लॉयर है या जो एडवोकेट है ये एजुकेटेड है, ठीक है जी। इसको जो है वो अल्फाज की गहराई और उसके बोलने से जो है वो पता चल जाता है कि ये किस हद तक इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी है, किस हद तक गिरफ्त जो है इसकी अल्फाज के ऊपर मजबूत है। तो अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करें, ये बहुत बड़ी जो है वो हमारे वकला की एक गलती है
कि अदालतों में जो भी अल्फाज बोलते हैं उनको बोलने का अंदाज एक तो बहुत जो है वो गलत होता है। अगर अंदाज ठीक हो तो अल्फाज की जो अदायगी है, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक नहीं होती। तो इसको ठीक किया करें, ठीक है, जिसका पूरा हक अदा किया करें। इसके लिए करना क्या होता है, आप डिक्शनरी यूज करें। आजकल का जो हमारा मॉडर्न है जी इरा है, इसके अंदर बहुत सारी डिक्शनरीज जो हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप अल्फाज जो आपने बोलनी हैं, जो चीजें आपने अदालत में पढ़नी हैं, तो उनको पहले से क्लियर करें कि इसको मैं कैसे पढ़ सकता हूं। ठीक है, तो वोकैबुलरी यूज करें और मोबाइल वोकैबुलरी यूज करें। अगर आप ये जो है वो चीज जो पुअर प्रोनाउंसिएशन आपकी होती है या पुअर ग्रामर आपकी होती है, तो ये जज के माइंड के अंदर आपका बहुत बुरा इंपैक्ट जो है वो छोड़ के जाता है। ठीक है जी, तो अपनी प्रोनाउंसिएशन जो है उसको ठीक करें। प्रोनाउंसिएशन ही बताती है कि ये एक पर्सुएसिव जो अट्रैक्टिव जो है वो ओरल आर्गुमेंट्स हैं आपके और अच्छी बहस है आपकी। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्रेस फैक्ट्स इन प्लेन वर्ड्स एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। प्लेन वर्ड्स एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपकी जो वर्डिंग है, अल्फाज जो है बोलते हुए वो प्लेन होने चाहिए और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए, एक तरतीब में होने चाहिए। जब भी आप ओरल आर्गुमेंट करें तो आपके जो अल्फाज हैं वो प्लेन होने चाहिए और जो आप चीज आर्गुमेंट्स या बहस जिसके ऊपर आप कर रहे हैं वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए, एक तरतीब में होनी चाहिए। जिस तरह इवेंट्स हैपेंड होते हैं उसी तरह ही आप उन इवेंट्स को बयान किया करें। जिस तरह डेट्स चलती हैं उसी तरह उन डेट्स को जो है वो बयान किया करें। तो चलते हैं सबसे पहले प्लेन वर्डिंग की तरफ। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन वर्डिंग? प्लेन वर्डिंग जो है, जो एवरीडे जो है वो आप बोलते हैं या जो बेसिकली चीजें पढ़ी जाती हैं, ठीक है जी, जो अनकॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जो बिल्कुल क्लियर होती हैं, जिनको एक ऐसी वर्डिंग आप अपने जज के सामने बोल रहे हैं कि उसको खुद जो है वो डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता है, तो ये ऐसा ना किया करें, आसान वर्डिंग में दिया करें ताकि उसको पता चले कि आपने बात की क्या है, आपने आर्गुमेंट्स दिया क्या है। उस वक्त अगर वो बात उसको समझ नहीं आ रही, वो वर्डिंग उसको समझ नहीं आ रही, तो फिर आपके ओरल आर्गुमेंट्स या बहस जो है वो बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है। ठीक है जी, फिर इसके बाद जो प्लेन वर्डिंग में आ जाए, एक तो मैंने कहा जी जो रोजमर्रा जिंदगी में चीजें बोली जाती हैं, अल्फाज बोले जाते हैं, उनको कहते हैं आसान वर्डिंग जो होती है, अनकॉम्प्लिकेटेड जो होती है, उसको प्लेन वर्डिंग कहते हैं, सादा अल्फाज बोले गए। फिर इसके अलावा एक बात याद रखा करें, जो चीज जो है वो आप अदालत में जिसके बारे में आर्गुमेंट्स देने जा रहे हैं, मसलन आपके आर्गुमेंट्स हैं जी किसी मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर, या आपके आर्गुमेंट्स हैं जी कोई डीएनए के ऊपर हैं, तो आपको उसकी जो लैंग्वेज है, जो वर्ड वहां पे यूज होते हैं मेडिकल डिक्शनरी के अंदर, तो आपने वही वर्ड जो है वो यूज करने होते हैं। कभी भी आपने उन वर्ड से बाहर नहीं निकलना। इस तरह अगर आप फर्ज करें कि कोई आप सिविल सूट है, जो कि कह लें कि जो है वो किसी जरी जमीन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो फिर आपको वही लैंग्वेज बोलनी चाहिए जो वहां पे जो राइजुल वक्त है, जो वहां पे जुबान बोली जाती है। इसी तरह आप किसी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो जो बिल्डिंग के जो वर्डिंग है, या इस तरह बिजनेस के मामला के अंदर जा रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट को बयान करें, तो वहां पे बिजनेस की जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वही टर्मिनोलॉजी जो है वो आप वहां पे यूज करेंगे। सो प्लेन वर्डिंग का मतलब ये होता है कि जिस चीज की आप बहस कर रहे हैं आपको उसी के अंदर जो है अपनी वर्डिंग को रखना पड़ता है। ठीक है जी, अगर सिविल है, क्रिमिनल है, इस तरह जो है वो आपकी कॉर्पोरेट की जुबान है, तो आपने उसी अंदाज में उन्हीं वर्ड को यूज करना है जो डेली उस वहां पे यूज होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, प्लेन वर्डिंग ये होगी। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है यहां पे मैं जो है वो तीन चीजें जो है वो आपको जरा बता दूं कि वो क्या कहते हैं। इन मेकिंग योर स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स ऑलवेज कीप इन माइंड द थ्री थिंग्स। अपनी जो फैक्ट्स बयान करते हैं तो उसके अंदर तीन चीजों को जो है वो जरूर देखा करें जब आप आर्गुमेंट्स देते हैं, जब आप बहस करते हैं। पहला है जी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। जिस तरह इवेंट्स हैपन्स होते हैं, जिस तरह जो है वो इवेंट्स हैपन्स होने की डेट्स होती हैं, जिस तरह आप कैरेक्टर्स को बयान करते हैं,
ठीक है जी। उसी तरह आपने जो है वो उनको आगे अपने ओरल आर्गुमेंट्स के अंदर लेके आना होता है। इसलिए हम कहते हैं स्टार्ट्स विद द पास्ट एंड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्रेजेंट। पास्ट से बात शुरू की जाए और प्रेजेंट की तरफ उसको लाया जाए, ठीक है जी। सो एक तरतीब के अंदर जिस तरह तरतीब चल रही है, मसलन आपको कोई चेक्स की बात कर रहे हैं, रिकवरी ऑफ मनी का सूट किया हुआ है, तो भाई डेट्स के हिसाब से उसको जो है वो उसके ऊपर बहस करें, डेट्स के हिसाब से जो है वो उसको लिखा करें। फिर इस तरह करैक्टर्स के हवाले से बयान किया करें, करैक्टर्स के हवाले से लेके जाया करें। तो एक तरतीब रखा करें अपने ओरल आर्गुमेंट्स के अंदर। इसके बाद ये दूसरी चीज, वो एक तो वो कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, दूसरा कहते हैं कैंडर, CANDOR, कैंडर होना चाहिए। कैंडर क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट। आपके आर्गुमेंट्स जो हैं वो ओपन होने चाहिए, आपके आर्गुमेंट्स जो हैं वो ऑनेस्ट होने चाहिए। अब ओपन से क्या मुराद है? ओपन से मुराद है कि आर्गुमेंट्स जो है वो हमेशा मटीरियल थिंग्स के ऊपर किया करें, जो इंतहाई अहम चीजें हैं उनको बस हाईलाइट किया करें, अननेसेसरी चीजों को कभी भी एक्सप्लेन ना किया करें। अब आ जाते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट से मुराद है नॉट टू मिसलीड द कोर्ट, अपने ओरल आर्गुमेंट्स के अंदर या अपनी बहस के अंदर जो कोर्ट है उसको मिसलीड ना किया करें। हकाइक जो सही तौर पर बयान किए गए हैं, या आप कोई लॉ बता रहे हैं या आप कोई जजमेंट दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल वही होनी चाहिए जिसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि भाई जो जजमेंट है वो कोई और बात कह रही होती है और वहां पे उसको जो है वो फिट कर दिया जाता है, तो बाद में पता चलता है कि वो तो आर्गुमेंट ही गलत है आपके, ठीक है। तो कभी भी जो है वो ऑनेस्ट, ओपन और ऑनेस्ट रहे, ठीक है। फिर तीसरी बात जो उन्होंने यहाँ पे बताई वो कहते हैं क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए। मसलन स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, आपके जो आर्गुमेंट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए, ठीक है जी। कभी भी जो है वो उसके अंदर एम्बिग्युइटी क्रिएट ना किया करें, अपने आप को पहले इसके लिए तैयार किया करें, पहले अपना केस जो है वो अपने माइंड में रखा करें कि मैंने जो है वो एक सीक्वेंस से इसको लेके जाना है, ठीक है जी। कभी भी जो है वो अपनी कॉन्ट्रोडिक्शन जो है वो क्रिएट ना किया करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो व्यू शुरू से लिया जा रहा है उसी व्यूज को जो है वो अपने आर्गुमेंट्स में बयान करें, ठीक है जी। तो कभी भी जो है वो क्लैरिटी ऑफ फैक्ट्स या क्लैरिटी ऑफ डेट्स या क्लैरिटी ऑफ इवेंट से पीछे ना हटा करें, इसको बिल्कुल एक ही अंदाज से यानी शुरू से लेके एंड तक एक ही व्यू रखा करें। आगे चलते हैं। छठा है ट्रेयर सिंप्लिसिटी इन प्रेजेंटिंग आर्गुमेंट्स। कहता है जी सिंप्लिसिटी लेके आए अपने आर्गुमेंट्स में। जब भी आप अपने आर्गुमेंट्स दें तो आपने इसके अंदर क्या करना है? सिंप्लिसिटी लेके आनी है। अब इस सिंप्लिसिटी को समझना है। पहली बात, अवॉइड लेंथी एंड बोरिंग आर्गुमेंट्स। सिंप्लिसिटी का मतलब समझना है, ये आर्ट आपके पास होना चाहिए। हमने देखा है, एक मेरी बात याद रख लें कि जब भी आप अपनी फाइनल बहस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे हमने वकला को देखा हुआ कि जनाब वो स्टार्ट से शुरू होते हैं पढ़ना और एंड तक पढ़े जा रहे हैं, बयान कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो भाई उसका जो क्रक्स है ना, उसका जो कंक्लूजन है उसको निकाल के रखा करें। तो उसको वर्ड टू वर्ड जो है वो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी एसेंशियल पॉइंट की तरफ आप लेके आ रहे हैं तो वो लाइन जो है वो सामने लेके आ जाए, वो जो चीज है उसको सामने ले। कभी भी अपने आर्गुमेंट्स को लेंथी ना करें, बोरिंग ना करें। नेक्स्ट है, कभी भी अननेसेसरी या अनइम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज को बयान ना किया करें। मसलन आपका जो केस है वो सारे का सारा जो है वो एक मर्डर की तरफ जा रहा है, तो आप जो उसके रेलेवेंट चीजें हैं उनके बारे में बात करें ना। जो रेलेवेंट इवेंट्स नहीं हैं, जो रेलेवेंट्स जो है वो एविडेंस नहीं है, उसको कभी भी कंसिडर ना किया करें। ये प्रैक्टिस से चीजें आती हैं कि कौन सी जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए तो हम अपने बच्चों को ट्रेन करने लगे हैं कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी अनइम्पॉर्टेंट है। फिर रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, बार बार जो है वो आप कुछ वर्ड्स को बोलते हैं, बार बार कुछ फ्रेजेस बोलते हैं, बार बार कुछ आप कॉन्सेप्ट देते हैं, तो इससे अवॉइड करें। जो अपनी वर्डिंग है, अपनी वोकैबुलरी है, इसको स्ट्रॉन्ग करें और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको क्लियर करें। एक मर्तबा आप अपनी चीज को बता चुके हैं तो उसको बार बार ना बताएं। इररेलेवेंट जजमेंट्स ना दें। जजमेंट्स वो दें जो आपके रेलेवेंट है, जो आपके फैक्ट से मिलती है।
ठीक है जी। सो इररिलेवेंट जजमेंट दे रहे हैं तो उसमें सिंपलिसिटी नहीं है। ठीक है, इसके बाद जी अनकनेक्टेड लॉज, जो आप लॉ वहां पे दे रहे हैं अपनी बहस के अंदर, तो वो तो उससे दूर दूर तक उसका ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, तो अनकनेक्टेड लॉज भी नहीं दे रहे। लेंथी सेंटेंसेस, नॉट टू स्पीक लेंथी सेंटेंसेस, सेंटेंस आपके छोटे छोटे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। तो ये एक दुनिया के अंदर जो है वो एक असूल है कि जब भी आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, जब भी आप कोई बुक लिख रहे हैं, जब भी आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, तो आपके जो सेंटेंसेस हैं वो बिल्कुल छोटे होने चाहिए, यानी उनके अंदर एंड का इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये एक तो होगा कि इन चीजों से बचेंगे तो ये सिंपलिसिटी है। फिर कहते हैं रिस्पॉन्ड वेल टू कोर्ट्स क्वेश्चन, रिस्पॉन्ड वेल टू कोर्ट्स क्वेश्चन। अगर अदालत कोई सवाल आपसे करती है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, अच्छे तरीके से उसको बयान करें। अगर अच्छे तरीके से बयान करते हैं तो ये सिंपलिसिटी होती है आर्गुमेंट्स के अंदर। स्टे विद मटीरियल एंड कंट्रोलिंग फैक्ट्स, जो मटीरियल फैक्ट्स हैं, जो इंतहाई अहम चीजें हैं, उनको जो है वो आप हाईलाइट करें, कभी भी जो है वो अनइंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट ना करें। फिर वो कहता है परफेक्ट प्रेपरेशन एंड बिल्ड अ ब्रीफ, परफेक्ट प्रेपरेशन एंड बिल्ड अ ब्रीफ, अपने नोट्स तैयार करें, अपनी तैयारी को इंतहाई अच्छा करें। शेक्सपियर कहते हैं जी द रेडीनेस इज ऑल, द रेडीनेस इज ऑल, तैयारी ही सब कुछ है। प्रेपरेशन इज एवरीथिंग, अपने आप को जो है वो इक्विप्ड योरसेल्फ विद द कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द केस। पहले अपने आप को जो है वो तैयार करें, पहले खुद तो समझें, जब खुद समझेंगे तो ही आगे जाके आपने कोई जो है वो कॉन्सेप्ट देना होता है। ठीक है जी, तो जो अगर आप खुद क्लियर हैं तो वही आगे जाके बताएंगे ना। खुद क्लियर क्या है, तमाम एग्जिबिट्स का पता होना चाहिए, तमाम एविडेंसेस का पता होना चाहिए, तमाम डॉक्यूमेंट्स का पता होना चाहिए, तमाम फैक्ट्स, तमाम लॉज, तमाम जजमेंट्स का पता होना चाहिए। इन सारी चीजों के ऊपर आपकी गिरफ्त होनी चाहिए, फिर है जी आपकी प्रेपरेशन परफेक्ट होती है। नेक्स्ट है जी फोकसिंग एंड समराइजिंग प्रॉब्लम्स। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं आपके, जितने भी कंसर्न्स हैं आपके, उन सब को आपने समराइज करना है। मसलन जब भी कोई शहादत होती है तो उसके अंदर 4-5 ही चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमारे हक के अंदर होती हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग जोन में होती हैं, जो हमारे केस का मेरिट बनाती हैं, उनको जो है वहां से निकाल के अलहदा से लिख लिया करें। ठीक है जी, फिर इस तरह जो कोई जवाब दावा दिया गया है तो उसके अंदर भी जो चीज वहां पे उनके वीक पॉइंट्स होते हैं उनको पकड़ा कर अलहदा कर दिया करें। ठीक है जी, तो हर वो चीज जो आपको फेवर कर रही होती है या आपके अगेंस्ट जा रही होती है उसको हमेशा लिख लिया करें, समराइज कर लिया करें। ठीक है जी, तो जब समराइज करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, तो फिर उसके ऊपर आपने फोकस करना है। फोकस ऑन योर इश्यूज, फोकस ऑन योर प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करेंगे, अपने इश्यूज के ऊपर फोकस करेंगे, अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर फोकस करेंगे, तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि अब आपने अदालत में जाके बोलना क्या है। ठीक है जी, किन फैक्ट्स के ऊपर बोलना है, किन इश्यूज के ऊपर बोलना है और किन के ऊपर आपने खामोशी इख्तियार करनी है। ठीक है, तो ये तो है जी, एक समराइज करें पहले उसको, तमाम प्रॉब्लम्स को, तमाम केस को, और फिर उसके ऊपर जो है वो फोकस करें। फोकस करने से मुराद हम ये भी लेते हैं कि जब आप उन इश्यूज को अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर उनका हल भी तलाश किया करें। हल तलाश करने के लिए क्या है कि आप जो है वो उससे रिलेटेड लॉज को ढूंढें, उससे रिलेटेड जो जजमेंट्स हैं, जो प्रीवियस कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनको ढूंढा करें। फिर आपका जो है वो उसके ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो आपका फोकस होता है। ठीक है जी, आगे है जी प्रोवाइड द हाईलाइट्स, गिव एविडेंस टू सपोर्ट योर फैक्ट्स। ठीक है, जो भी आप फैक्ट्स बता रहे हैं, फोकस का एक मतलब ये भी है, जो भी आप फैक्ट्स बयान कर रहे हैं, अब आपने उस फैक्ट्स को साबित भी करना होता है, उसके ऊपर आपने कोई एविडेंस भी देनी होती है। हर बात जो आप अदालत के अंदर आर्गू कर रहे होते हैं या बहस कर रहे होते हैं, उसका सपोर्टिंग जो एलिमेंट है वो भी आप दिया करें, चाहे वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर हो, चाहे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर हो। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी, है जी आर्ट ऑफ अलोइंग आइडियाज अनफोल्ड लॉजिकली। अनफोल्ड और लॉजिकली आइडियाज जो हैं वो आपने
बेहतरीन अंदाज से लॉजिकल तरीके से बयान करने हैं। ये आपके पास जो है वो आर्ट होना चाहिए, ठीक है जी। आप जो है वो अपने लिसनर के ऊपर, आप जो है वो अपने जज के ऊपर अपनी बात को जो है वो अच्छे अंदाज से और परफेक्ट अंदाज से जो है वो उसको बयान कर दें, उसकी कोई लॉजिक भी दिया करें। मसलन when you intend to make a point lead up to it, यानी जब कोई आप पॉइंट रेज करते हैं तो उसका कोई सपोर्टिंग चीज भी दिया करें, ठीक है। मसलन जो रिकवरी ऑफ वेपन है वो जो है वो काफी हद तक इस बात का सबूत होता है कि ये जुर्म इस बंदे ने किया है, ठीक है जी। या जो डीएनए रिपोर्ट का पॉजिटिव आ जाना होता है, या जो फोरेंसिक लेबोरेटरी से कोई चीज पॉजिटिविटी की तरफ आती है, तो फिर उसका मतलब ये होता है कि किसी ना किसी सूरत में इसके साथ कनेक्शन है। तो किसी भी पॉइंट को या किसी भी चीज को जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उसका कोई प्रूफ दिया करें, कोई एविडेंस जो है उसका दे दिया करें। अरेस्ट द अटेंशन ऑफ द जज, आइडियाज अनफोल्ड लॉजिकली। अरेस्ट द इंटेंशन ऑफ द जज, जज की जो इंटेंशन है उसको समझा करें। अगर कोई सवाल आया है तो समझा करें कि उसको हमने लॉजिकली बयान कैसे करना होता है, उसका जवाब कैसे हमने जो है वो करना होता है। इसका आगे चल के एक और भी हमारा जबरदस्त जो है वो लेक्चर होगा, प्रिपेयरिंग द ओरल आर्गुमेंट्स। ओरल आर्गुमेंट्स को हमने तैयार कैसे करना होता है, तो यहाँ वहां पे भी ये चीज हम बहुत अच्छे तरीके से आपको मजीद वाज़ेह कर देंगे, ठीक है। अरेंजिंग थॉट्स इन लॉजिकल सीक्वेंस, अरेंजिंग थॉट्स इन लॉजिकल सीक्वेंस, जितने भी थॉट्स हैं उनको लॉजिकल तरीके से जो है वो आप का जो है वो उनको अरेंज किया करें। मसलन अगर कोई कॉज ऑफ डेथ जो है उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, तो कॉज ऑफ डेथ के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, उसकी मेडिकल रिपोर्ट है, उसकी रिकवरी ऑफ वेपन्स है, ठीक है। तो ये वो और भी उससे रिलेटेड चीजें हैं। तो ये आपका कोई भी जो फैक्ट आप साबित कर रहे हैं तो उसके तमाम जो है वो सपोर्टिंग एलिमेंट जो हैं वो आपने वहां पे एक्सप्लेन करने होते हैं। जो भी लाइन आपके मुंह से निकल रही है उसको आप एविडेंस की तरफ लेके जाया करें, उसको आप लॉज की तरफ लेके जाया करें, उसको आप प्रीवियस प्रेसिडेंट की तरफ लेके जाया करें कि ये चीज कह रही है कि अगर ये हुआ तो ये हो जाता है, ठीक है। तो वो एक पूरे का पूरा जो है प्रोसीजर है जी, जो इंशाल्लाह उल अजीज आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाएगा। वन आइडिया लेज अ फाउंडेशन फॉर अनदर, एक आइडिया जो है वो दूसरे आइडिया को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। यानी अगर रिकवरी ऑफ वेपन है उसके ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स हैं तो ये साबित हो रहा है कि ये कत्ल इसी बंदे ने किया है, या कोई जो है वो आई विटनेस ने उसको देख लिया है, वहां पे उसकी जो सीडीआर रिपोर्ट आ गई है तो ये साबित कर रही है कि ये इसी से रिलेटेड इवेंट्स हैं। एक वाक्य को जो है वो दूसरे वाक्य के साथ आपने अपने ओरल आर्गुमेंट्स में बहस में बेहतरीन अंदाज से जोड़ना होता है, ठीक है। इसके बाद आपकी कंक्लूडिंग आर्गुमेंट्स। अब जो है आखिर पे आपने अपने आर्गुमेंट्स को, अपनी बहस को कंक्लूड करना होता है, ठीक है जी। तो कंक्लूड कैसे करना होता है, मेरा तो एक अपना एक जो है वो पर्सनल जो बात है या एक्सपीरियंस है जो मैं कहता हूं कि वो है ये है कि जो अपने नोट्स हैं, जो नोट्स हैं वो बना के जो है वो जजेस साहिबान को दिया करें। उसमें जो कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं वो जो है वो अपने नोट्स में बयान किया करें। उसके जो सपोर्टिंग जजमेंट्स होती हैं वो बयान कर दिया करें। उसके जो सपोर्टिंग लॉज हैं उसके अंदर जो है वो उसको बयान किया करें। और फिर ये है कि जो जज की जो इंटेंशन है, इमोशनली भी जो है वो उसको आपने स्टर अप करना होता है। इमोशनली भी जो है वो उसको आपने थोड़ा सा कह लें कि ग्रूम करना होता है, ताकि आपका जो केस है वो उसके माइंड में अच्छे तरीके से फिट कर जाए। तो जब भी आप अपने आर्गुमेंट्स को करें तो अपना एक नोट्स तैयार किया करें। उस नोट्स के ऊपर अपने सपोर्टिंग लॉज, अपने सपोर्टिंग जजमेंट्स, अपने सपोर्टिंग एविडेंसेस, अपने सपोर्टिंग कंट्राडिक्शंस, ये सारी चीजें जो हैं वो लिख के प्रोवाइड किया करें, ताकि जो जजेस साहिबान हैं उनके लिए एक आसानी पैदा हो सके, और यही आसानी जो है वो आपके केस को शायद फेवर कर दे, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स जो हमने आपको दे दिया है। इसको सुने और इसको लिख लें, अपने जो हैं वो नोट्स बनाएं। इसके जो जितने भी असूल हमने बताए हैं, 9 असूल जो हैं हमने आपको बताए हैं।
इनको लिखें, अपने पास सेव रखें और इनकी बार बार प्रैक्टिस किया करें। ये आपके ओरल आर्गूमेंट्स को, ये आपकी बहस को बेहतरीन अंदाज से आगे लेके जाएंगे। अगर आपने मज़ीद इसको जो है वो गहराई से समझना है, मज़ीद अच्छे तरीके से समझना है, तो फिर आप जो हमारा जो यंग लायर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करें। हम इंशाल्लाह अज़ीज़ उसके अंदर एक एक चीज़ जो है वो जो हमने यहाँ पे असूल दे दिए हैं वो हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने ओरल आर्गूमेंट्स को और किस तरह आप अपनी बहस को, दलाइल को अच्छा बना सकते हैं। ओरल आर्गूमेंट्स ही सब कुछ है, बहस ही एक केस की सब कुछ होती है, जिसके अंदर आपने जो है वो अपना जो लिसनर है, अपना जो जज साहबान है, उनके माइंड को टैक्ट करना होता है। तो थैंक यू सो मच।